हम लड़ते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लड़ते हैं, रंग भेद के नाम पर हम लड़ते हैं, लिंग भेद के नाम पर हम लड़ते हैं, भाषा के नाम पर हम लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पर, कभी ईश्वर अल्लाह मसीह के नाम पर हम लड़ते हैं, घर के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, गली चौबारों खेतों के नाम पर हम लड़ते हैं, मोहल्ले गांव शहर के नाम पर, देश के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, गुलामी के नाम पर। जाने हम क्यों भूल जाते हैं भाषा का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात अभिव्यक्त भर कर देना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं धर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ भाईचारा और शांति फैलाना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं लिंग भेद का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया को चलाना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं ईश्वर अल्लाह मसीह का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया का पालन करना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं रिश्तों का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यार करने की वजह होना। जाने हम क्यों भूल जाते हैं खेतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र को जीवन देना। हम लड़ते हैं, हम लड़ते हैं, हम लड़ते हैं। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। बिछा दी संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा कोई मदरासी, कोई गुरखा, कोई मदरासी।
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमारा से लेकर बॉडीगार्ड तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं बड़ी शिद्दत से संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियां, और कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। और दोस्तों, मिलवाऊं आपको अपने आज के सेलिब्रिटी से। पिछली बार हमने आपको दोस्तों मिलवाया था बहुत बड़ी हस्ती, न सिर्फ आप लेखक हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, पत्रकार भी हैं, बहुत कुछ है अरुणा जी। पिछली बार मैंने आपको उनसे रूबरू करवाया था, और अब की बार पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। आज भी हमारे साथ हैं वही हमारी बेहद ही खास मेहमान अरुणा कपूर जी। अरुणा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए दोस्तों, हमने आपको वादा किया था ना कि उनको लेकर आएंगे। हम उनको आज एक बार फिर आपके लिए स्टूडियोज में खींच कर लेकर चले आए, क्योंकि उनकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं। आज भी हम बातें करेंगे, लेकिन चलिए एक बार वो हमारे पास और आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अरुणा जी, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आप अप्रूव्ड
पैनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी हैं। जी हाँ, दूरदर्शन रेडियो yes, दोनों से। आपने छल, सुमुखी डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म मिर्जा गालिब के लिए अधूरे सपने, धुएं की लकीर, इसके बाद मुझे लौटा लो, और बहुत लंबी लिस्ट है आपके कामों की। मैं गुजारिश करूंगी हमारे दोस्त को अपने सफर के बारे में बताइए थोड़ा। मैंने शुरू तो किया था उस समय एक टेलीफिल्म बनाकर, जो कि दूरदर्शन की भी पहली टेलीफिल्म थी। जी जी। मेरी आयु उस समय बहुत छोटी थी, मैं एक्टिंग ही करती थी। क्या उम्र थी आपकी? मैं 20s में रही होंगी। क्या बात है, क्या बात। और मैंने उस समय बनाया चहल। ओके। ये एक दलित महिला जो सफाई कर्मचारी है, उसकी जिंदगी पे कहानी थी, और ये समाज कल्याण में भी छपी थी कहानी। तो मुझे वहाँ सबने ये कहना शुरू किया, कितनी सुंदर कहानी है, तुम इस पे फिल्म क्यों नहीं बनाती? ओके। तो मैंने लिखा, तो दूरदर्शन में मैंने दिया। तो कुछ आनाकानी और सबके बाद, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सीधी सपाट थी, अच्छा, दहेज प्रताड़ना की। इतनी मेहनत कौन करेगा? डायलॉग लिखेगा और ये नहीं, डायलॉग वायलॉग लिखा, उनको लगा कि ये बहुत पॉपुलर नहीं होगा। ओके ओके ओके। तो मैंने दूरदर्शन में जब किया, तो मैं उस समय एक सिंपल आर्टिस्ट थी, लेकिन कलाकार ही थी। तो जब उन्होंने देखा, तो मैंने कहा इसको मैं डायरेक्ट खुद करना चाहूंगी। तो उन्होंने कुछ आनाकानी करने के बाद मुझे कहा, अच्छा ठीक है आप करिए। तो डायरेक्ट मैंने की, मेन रोल मैंने किया, और ये प्रोडक्शन दूरदर्शन का भी पहली टेलीफिल्म थी उनकी भी। क्या बात है। दोस्तों देख रहे हैं किस हस्ती से आपको मिलवा रहे हैं आज हम। तो वो टेलीफिल्म मैंने जब बनाई, और मैंने उसमें एक सफाई कर्मचारी का रोल किया, जिससे उसके सास कहती है कि हम तुझे घर में तब लेंगे जो 2000 रुपए हमारे हैं, 3000 उस वक्त 5000 में मोटरसाइकिल मिल जाती थी। आज तो लाखों की बात होती है, कई मोटरसाइकिल्स ऐसी भी हैं। दोस्तों देखिए 5000 में मोटरसाइकिल, 5000। तो वो कहती है 2000 हमारे पास है, 3000 तू अपने मायके से ले आ, तो मैं तेरे को अपने घर में रखूंगी। तो वो कहती है मेरी माँ एक विधवा औरत है, कहाँ से लाके देगी, वो सफाइयाँ करती है लोगों के घरों में, आपको कहाँ से? कहती नहीं हम तेरे को नहीं लाएंगे, गौना करके नहीं लाएंगे तेरे को घर में। लेकिन क्योंकि वो एक सुंदर लड़की थी, तो पति उससे प्रेम करता था, लेकिन माँ के दबाव में वो कह नहीं पाता था। तो वो क्या करती थी, वो बहुत जहरीली लड़की थी। अच्छा। उसने कहा मुझे घर से निकाल दिया तुमने, अच्छा है, मैं दहेज कहाँ से लाऊं? तो कहती है देखो मैं तुम्हारे घरों में ही, वहाँ आसपास के मोहल्ले में ही झाड़ू लगा के मैं आऊंगी नहीं तुम्हारे पास, लेकिन पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। और वो करती भी ऐसा ही है। जब वो अंत में उनके यहाँ जाती है 3000 रुपए लेके, 3000 तो वो जाती है, तो वो कहती है हाँ लो हम आए हैं, लो 3000 रुपए लेके आए हैं, अब कर लो इसकी दूसरी शादी। पहले वो इन लोगों के घरों में आमतौर पे ऐसा होता है कि चादर डाल देते हैं, जिसको इन्होंने शादी जिससे करनी होती है उस लड़की के ऊपर चादर डाल देते हैं। डाल लो जाके चादर जिसके ऊपर डालनी है, लेकिन हम नहीं बसेंगे यहाँ पे। वो दुल्हन बन के आती है पूरी तरह से। हाँ, उनको जलाने के लिए बड़ी खुंदकी होती है वो कैरेक्टर जो था। तो वो आदमी पकड़ लेता है उसका हाथ, कहता है कहाँ जा रही है तू? कहती क्यों, पहले जब तेरी माँ ने हमें कहा 3000 रुपए लेके आ, तो तू माँ के पल्लू के पीछे क्यों छुपा रहा? तूने क्यों नहीं हमें रोका कि मत जा, मैं कमा लूंगा इतना, ठीक है, अब तू नहीं कह सका तो मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ के। वो जबरदस्ती पकड़ लेता है, तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो फिर मान जाती है, वो भी उसे प्यार करती है। तो ये कहानी, इसका नाम था चहल, कि तुम चहल मना लेना। इनके यहाँ आमतौर पे कह दीजिए खुशी मना लेना, या उत्सव मना लेना। तो जब मैंने ये दिया था चहल कहानी, तो वहाँ के डायरेक्टर भी जो थे ना, वो कहने लगे अरुणा इसका मतलब क्या होता है चहल? मैंने कहा जी चहल का मतलब वही है जो उसमें लिखा हुआ है। तो बहरहाल ये चहल जो मेरी टेलीफिल्म थी इतनी मशहूर हुई कि लोग सड़कों पर मुझे सफाई कर्मचारी बुलाते थे। एक बार मैं और मेरे पति हम लोग नैनीताल गए, और मैं घोड़े पे सवार थी उसमें। तो वहां पे लोग पीछे से कह रहे हैं वो देखो वो घोड़े पे ऊपर जा रही है सवार, वो सफाई कर्मचारी। तो मतलब मैं इतनी पॉपुलर हो गई उसके साथ, और बहुत लोगों ने पसंद किया। तो अक्सर मेरे जितने भी धारावाहिक मैंने बनाए रेडियो के या दूरदर्शन के, तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहे, और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। क्या बात है, हमें भी बहुत गर्व है कि आज हम आपको लेकर आए हैं अपने दोस्तों के लिए। गुजारिश करूंगी एक रचना हमारे दोस्तों को। हाँ, ये मेरा एक कहानी संग्रह था। जी जी। इधर दीवारें चुप हैं। ओके। उसी के समझ लीजिए पहले ये मैंने लिखा होगा। ओके। पड़ोस के घर में वो चीखती है तो थरथराती हैं इधर की दीवारें भी। क्या बात है।
पड़ोस के घर में वो चीखती है तो थरथराती हैं इधर की दीवारें भी। वो रोती सुबकती टहलती है अपने वरांडे में। इस घर के भीतर भी घना कोहरा घुस जाता है। क्या बात है। रात के सन्नाटे में भद्दे गंदे वाक्य उछालता है उसका रखवाला। यहाँ भी फटने लगते हैं उस शोर से मेरे कान। क्या बात है। गरम मछली चबाते मादक जाम छलकाते हुए पीटता है जब उसे वो ओहो उसका घर वाला। ओहो बच्चे उसके सहम के रोते हैं। टीस इधर भी उठती है। क्या बात है। जी चाहता है उसे सचमुच पिटना चाहिए। वो चुपचाप सहती है जो राक्षसी अत्याचार। ओहो अब मैं नहीं सुनती, कान बंद कर जोर से रेडियो बजा देती हूँ। क्या बात है। क्या बात है। मैं नहीं देखती, टीवी के सामने जा बैठती हूँ। मुझसे नहीं सहा जाता उसका वो सबर। क्या बात। किंतु सहसा ये चुप्पी क्यों? कहीं उस अत्याचारी ने मार ही तो नहीं डाला उस अभागी को? ओहो ओहो। सिर झुकाए वो चुपचाप क्यों निकल जाता है इस गली से? फिर मित्रों ने बताया, राधा ने हंस हंस के बखाना, एक एक करके सारे मोहल्ले की औरतें चहकी। 4 दिन हुए राम सरस की घरवाली ने राम सरस को झाड़ुओं से खूब पीटा। क्या बात है। अब वो रोती नहीं कोने में दुबक। बच्चों के साथ मिलकर शराबी की खूब खबर लेती है। भैया जी कड़ा कर लो तो हाथ 4 खा के सारे मर्द हाथ उठाना भूल जाएं। क्या बात है। मैं MA PhD हूँ। मेरे पति चार्टेड अकाउंटेंट हैं। कभी कभी बेवजह दिखाते हैं ये भी अपना पौरुष। अच्छा। तो मैं साहस नहीं करती झाड़ू उठाने का। क्या बात है। वे अनपढ़ गंवार क्या कहेंगे जो इधर से भी वैसा ही शोर उठा। इसलिए सहती हूँ मैं चुपचाप इनकी ज्यादतियाँ, क्या बात। सख्तियाँ। उधर चाहे शोर हो कितना, इधर दीवारें चुप हैं। क्या बात है। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोले, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है अरुणा कपूर जी। अरुणा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अरुणा जी, ये कुकीज क्या है? शराफत का पाठ वगैरह वगैरह लंबी लिस्ट है, और डॉक्यूमेंट्रीज पर आपने बहुत सारा काम किया। पादरी की हवेली, खानका, मुममिया, अशोक स्तंभ, देश का गौरव, ये बहुत सारा आपने डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी काम किया। कुकीज क्या है जो इसके बारे में? ये कुकीज का मतलब है बहुत छोटे में फिल्म बना देना। अच्छा। अपने में बात, जैसे आप छोटा सा कुछ भी बनाती जैसे कविता, कैप्सूल बनाती है, छोटा सा हो गया, या क्षणिकाएं हमारा क्षणिकाएं, उसमें 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट इतने में पूरी की पूरी फिल्म बात अपनी कह देना। तो ये जो जितनी भी फिल्म थी दूरदर्शन ने मुझसे बनवाई थी, जिनमें राष्ट्रीय एकता के ऊपर जोर दिया गया था। जैसे आप देखिए नैनीताल में एक ही आहते में वो मंदिर भी है, गुरुद्वारा है उसके साथ, और सामने उसके मस्जिद है। तो राष्ट्रीय में एकता का प्रतीक जो है, क्या बात, वो दिखाया मैंने। और खानका मुनमिया, वहाँ पे पटना में मैं गई थी, पादरी की हवेली भी वहीं पे है। सब उनके जो भी वहाँ के ऐतिहासिक तथ्य थे जी। वो मैंने दिखाए, और एक तरह से इतिहास से परिचय कराया लोगों को, छोटे छोटे में, मतलब समझ लीजिए 10-10 20-20 मिनट में। और मैंने मैं जैसे आर्टिकल करती थी उसी को मैं परिवर्तित कर देती थी क्विकीज में। जैसे मैंने बस में, किसके बस में, मेरा एक आर्टिकल था, बहुत मशहूर आर्टिकल था, बस में छेड़खानी जो होती है उसके ऊपर था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो। उसको मैंने एक क्विकी बनाई उसके ऊपर 3 मिनट की। कि एक बस में जा रहे हैं, हाथ ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर हाथ के ऊपर हाथ आता है, तो वो गुस्से में देखती है मुड़ के, वो कहती है आप अपना हाथ पीछे रखिए। तो वो कहता ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, फिर एक औरत बैठी है, दूसरा दृश्य उसी में दिखाया मैंने कि बैठी है तो पास में बैठा हुआ है, तो वो धीरे धीरे उसको कोहनी मारता रहता है। मतलब जो जो हरकतें बस में होती हैं, एक आदमी है पीछे से उसको टहोके लगा रहा है एक लड़की को, तो वो जब अपना इसका विरोध करती है तो कहते हैं अरे तो ठीक है, तुम टैक्सी स्कूटर में आया करो, तुम बस में आई क्यों? ये सब तो अरे स्कूटर, अरे ब्रेक लगा है तो ये तो होगा ही होगा। वो कहती है ब्रेक लगा है तो और भी तो खड़े हैं, तुम ही मेरे ऊपर आगे क्यों गिर जाते हो? तो इस तरह से थोड़े थोड़े दृश्य दिखाए। एक दृश्य में मैंने दिखाया कि जब वो बार बार उसे तंग कर रहा है तो पीछे मुड़ के देखती है तो एकदम एक्सट्रीम पे उसे पीछे एक अपने परिचित दिखाई देते हैं, तो कहते हैं अंकल देखो, अंकल ये देखो मुझे छेड़ रहा है, कितनी देर से मुझे छेड़ रहा है। तो पीछे एक लड़की खड़ी होती है, उसके मुंह पे वो जो अंकल साहब हैं वो बीड़ी पी पी के उसके मुंह पे वो धुआं छोड़ रहे हैं। पहले मतलब मना नहीं था, अब तो मना है बस वगैरह में सिगरेट बीड़ी पीना। तो मतलब ये इसका ये हुआ कि वो कहने लगी कि आपके अंकल भी मुझे काफी देर से छेड़ रहे हैं। मतलब अगर आप किसी के घर की स्त्री को छेड़ रहे हैं तो कोई उसी समय आपके घर की स्त्री को भी छेड़ रहा है। बहुत बड़ी। तो बस में एक छोटी क्विकी का नाम था। इसी तरह मैंने बहुत बनाई जो कि समाज में फैले हुए हमारे ऐसे जो बुरे वो हैं। गुजारिश करूंगी कविता हमारे दोस्तों को दे दीजिए। ये कविता तो एक जनरल कविता है, इसको मैं किसी भी उसका तमगा नहीं दे पाऊंगी। जी स्वागत। 21वीं सदी के साथी, मैं सच कहती हूँ हम और हमारे मित्र 21वीं सदी की ओर कदम बढ़ाते तो हैं बार बार, किंतु कंक्रीट के उस खाली जंगल में पहुँचने को आतुर हमारे मार्गदर्शक ही फिसल फिसल जाते हैं। आगे बढ़ने की जगह लौट लौट आते हैं, पुराने नारे लगाते हुए, नए स्वप्न दिखाते हुए। क्या बात है, क्या बात है। और हम न पीछे हट सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। मैं सच कहती हूँ कि इस रियाती 20वीं सदी का साथ छोड़ने की चेष्टा में मेरे आत्मजों ने गरीबों को कुचल दिया, दलितों को मसल दिया, यहाँ तक कि हाय हाय करती स्त्रियों को भी समूल नष्ट करने का प्रण लिया। क्या बात है। जितनी कमजोरियां, नाकामयाबियां और मजबूरियां हैं, सबको पीछे छोड़कर ही पुरानी सदी से पीछा छूटेगा, ऐसा उनका मानना है। हमें ये जानना है कि ऐसा क्या है जो छोड़ना है, ऐसा क्या है जो अपनाना है। सदियों की होड़ में पिछड़ते हुए हम क्या सचमुच चेष्टा कर रहे हैं नई सदी में प्रवेश की?
वे नए सिरे से रोपना चाहते हैं आने वाली सदी का पर्यावरण, क्योंकि प्रकृति से आने लगी है पेट्रोल की गंध, मशीनों का शोर, ऑक्सीजन का रिसाव आकाश से अब घटने लगा है। ढेर की ढेर हवा लीलने लगे हैं कल कारखाने। इस फोकी धरती को रखकर वे क्या चाटेंगे? क्या बात। हमारे स्नेही, हमारे रखवाले अब हमसे कोई झूठे वायदे नहीं करेंगे, बस मशीनों के हवाले कर देंगे हमें। आदमी मशीन दूर पास, अच्छा बुरा छोटा बड़ा सारी खाई पाट देगा 21वीं सदी का रोड रोलर। क्या बात है। आदमी का अब केवल एक रूप होगा, यंत्र चालित रोबोट। क्या बात है। ये बात दूसरी है कि इन्हें चलाने का हक होगा हमारे उन फरमाबरदारों को जो फैलते हैं समुद्र की तरह। एक कोने में बची हरी धरती में छिपकर तब भी इंसान बने रहेंगे हार्ड मास के, और हम उनसे इतनी दूर पहुंच चुके होंगे कि लौटना चाहकर भी लौट नहीं सकेंगे। क्या बात, क्या बात। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। यूं खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राह अजब है, हो अकेला तो लाखों है दुश्मन, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है अरुणा कपूर जी। अरुणा जी स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुणा जी आप पब्लिशर भी हैं जी, अरुणाभा नाम से आपकी संस्था भी है। आपने इस
पब्लिशिंग हाउस के अंतर्गत बहुत सारी किताबें छापी हैं। धूप आती है, दीवारें चुप हैं, रीत के आंसू, अधूरे लोग, धुंध के गलियारे, टूटे अंधेरे, अंकुरों के देश, तुम झेल नहीं पाओगे, लंबे लिस्ट। गुजारिश करूंगी इस सफर के बारे में। इनमें से कई तो मेरे बाहर से छपी हैं, लेकिन 4-5 किताबें मैंने छापी। अरुणाभा 1 और अरुणाभा 2। ये सारी किताबें आपकी हैं? हाँ, ये किताबें इसके ये सारी पुस्तकें लेकिन आपकी लिखी हैं। पुस्तकें मेरी हैं, अतिरिक्त भी बहुत है। सबसे पहले मैंने एक उपन्यास लिखा था, रेत के आंसू। उसके बाद अधूरे लोग, और वो हिंदी बुक सेंटर ने छापा था, स्टार पब्लिकेशन भी उसे कहते हैं। और उसके बाद काफी किताबें मेरी इधर उधर छपती रही। मेरे नाटक संग्रह छपे, मैंने उसमें से नाटक मंचन भी किया। गुलदस्ते कब्र और रोशनी मेरा एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था, जिसको मैंने मंच पर खेला और बहुत सफलता से खेला और बहुत पसंद किया गया दर्शकों ने। और उसके बाद उपन्यास काफी लिखे मैंने। कविता संग्रह मेरे 3 आए, एक के बाद एक। उन्होंने काफी तहलका मचाया, क्योंकि मेरे काफी चलते हुए अंगारे थे मेरे कविता संग्रह। तो स्त्री विमर्श का उसमें काफी जिक्र था, और उसके साथ अन्य समस्याएं भी थी। एक बात मुझे याद आ रही है रमना जी आपकी, कि आप स्त्री विमर्श की तो बात करती हैं, लेकिन जो स्त्री विमर्श की बात करते हुए परिवार को तोड़ने की बात करते, आप उसके बड़े खिलाफ हैं। उसके बारे में चाहूंगी अपने दोस्तों। हाँ, नहीं, मैं जो मेरे संस्कार पड़े हुए हैं उसमें यही है कि स्त्री का स्थान अपनी जगह, पुरुष का स्थान अपनी जगह। ना उसको दबाने का अधिकार है, ना उसको दमन करने का अधिकार है। अपनी अपनी जगह सब जिए, और उनको पूरा मौका मिले कि वो जिंदगी में जो करना चाहें वो करें। उनका भी लक्ष्य है, उनका भी ध्येय है, तो उसमें आगे बढ़ें, उसमें सहायता करें एक दूसरे की। न कि मारपीट करें या उनको वर्जनाएं उनके सामने रख दें, या परंपराओं और रूढ़ियों का नारा लगाते हुए कि नहीं, ये तुमने नहीं करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है, ये अधिकार तुम्हें नहीं है, ये अधिकार हमें। मतलब आप परिवार टूटने के बहुत खिलाफ? नहीं, परिवार तोड़ के कोई काम नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि स्त्री या पुरुष कोई भी है, उसको एक दूसरे की आवश्यकता होती है। पूरक है एक दूसरे, बिल्कुल एक दूसरे। गाड़ी के 2 पहिए बिल्कुल पूरक है। गाड़ी के 2 पहिए मैं ना भी मानूं, मान लीजिए ये पुरानी कहावत हो गई है। मैं ये मानती हूँ कि एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है, और पुरुष को स्त्री के, इमोशनल भी, फिजिकली भी। उसमें अगर पुरुष ज्यादा अपना रौब दिखाने लगे या पुरुषत्व वो दिखाने लगे, वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के आप अलग जा बसे और हो, तुम ये हो, तुम वो हो, धिक्कार है तुम्हें, ये तुम अत्याचारी हो, अनाचारी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर रिश्ते में आदमी पहले चेष्टा करता है किसी को सुधारने की, फिर देखता है कि नहीं ये सुधर नहीं रहा, तब जाके वो कुछ सोचता है कि भाई मैं ये नहीं तो ये कर लूं। लेकिन शुरू से ही अगर आप नेगेटिव थॉट लेके आगे बढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं बड़ी सुखी जीवन जी रही हूँ इसमें। आप ये सोचिए कि हमारे इतने सालों के वैवाहिक जीवन में मेरी 3 बेटियां हैं। मेरे लगभग 35-40 साल होने लगे हैं। तो जुबली तो मना ही लिया आपने। अभी नहीं, अभी तो हाँ, वो तो मना सिल्वर तो बन चुकी। लेकिन उसमें ये आप सोचे कि बड़ा साइलेंट सेल करता रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत हमारे आपसे में बहुत मतभेद हुए, बहुत अधिक मतभेद हुए। ऐसा लगता था बस अब नहीं। लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया कि मैं कोई गलत कदम उठाती, क्योंकि सबसे पहले तो यह है कि बच्चों का भविष्य आपके साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि बच्चों का दोष तो उसमें होता नहीं ना, उसमें कोई दोष नहीं है बच्चों का, और कोई आपको अधिकार नहीं है कि बच्चों को जन्म देके उनसे माँ के या पिता के अधिकार से वंचित करें। और बच्चों को दोनों ही एक में हमारे पड़ोस में रहते थे पति पत्नी, उनके एक ही बच्चा हुआ लड़का। वो आपस में बहुत लड़ते थे, उनके बिल्कुल भी आपस में पटती नहीं थी, और वाकई में पुरुष बहुत अधिक उस पर अत्याचार करता था। तो उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी। जब जज ने पूछा कि बच्चे से पूछने के लिए कहा गया कि वो कहने लगी मेरे पास रहेगा बच्चा, वो कहे मेरे पास रहेगा। तो जज ने कहा कि हम पूछते हैं कि बच्चे से ही पूछ लेते हैं। जब बच्चे से पूछा गया, कहता है, रोने लगा बच्चा, कहता मुझे मम्मी भी चाहिए, मुझे पापा भी चाहिए। आप दोनों लड़ते क्यों? आप लोग इकट्ठा हो जाओ ना मम्मी पापा। मतलब वो जज के भी कलेजा फाड़ दिया उस बच्चे ने। और उसने उन्हें दोनों को कहा कि आप 3 महीने साथ रहिए और चेष्टा कीजिए इस बच्चे की खातिर एक साथ रहने का। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल रोए खड़े हो रहे। तो ये तो अधिकार, फिर ये तो जानवरों की तरह हुआ ना कि आप बच्चे पैदा करके या तो जैसे शेरनी चली जाती है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो दूसरा पुरुष ढूंढ लेती, शेर ढूंढ लेती है, ऐसे ही। तो
तो ऐसे हम जानवर नहीं हैं। हम लोग जानवर नहीं। गुजारिश करूंगी अब रचना एक हमारे दोस्तों को दें। जी, ये एक व्यंग्य कविता है। जी, स्वागत है। सुनो मम्मी। मम्मी, तुम पापा से लड़ती क्यों हो? वाह। पापा का दोष केवल इतना ही है ना कि वे दारू पीकर कुछ देर से घर आते हैं। क्या तुम देखती नहीं, सामने झुग्गी में रहने वाली अतरो हर रोज अपने पति से बिना बात पिटकर भी उफ नहीं करती। क्या बात। मम्मी, पापा बेचारे तो बस मोहिनी आंटी को कभी कभी घर लाकर थोड़ा सा प्यार करते हैं। तुम्हें तो कुछ नहीं कहते, तुम फिर भी चिल्लाती हो। पापा भी ऊंचा बोलते हैं, मोहिनी आंटी कितनी अच्छी हैं। उस समय वो मुस्कुरा मुस्कुरा तुम्हारी नेल पॉलिश लगाती रहती हैं। मुझे तब भी डर लगता है मम्मी, जब तुम सज संवर कर पापा के साथ पार्टी में जाती हो। आया कि गोद में सिर रखे मैं घंटों यही चिंता करती हूँ कि वहाँ शराब पीकर तुम दोनों लड़ बैठे तो लोग क्या कहेंगे। मम्मी, मुझे मालूम है पापा तुम्हें अंग्रेजी में गालियाँ देंगे। तुम हिंदुस्तानी औरत की तरह सबके बीच रोने लगोगी। सच कहूँ मम्मी, पापा और तुम्हें साथ देख हमेशा मेरा दिल दहलता रहता है। तुम अकेली रहती हो तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो। पापा अकेले रहते हैं तो बहुत उदार लगते हैं। मुझे ये तो समझाओ ना मम्मी, जब तुम दोनों अलग अलग ठीक रहते हो तो साथ रहने का ये ढोंग ही क्यों रचते हो? सुनो मम्मी, तुम एक बार तय करके बता दो, जब अमीर गरीब सभी औरतों की यही कहानी है तो वे सारे मर्दों से दूर रहकर मोहिनी आंटी की तरह दूसरों के पापाओं से काम क्यों नहीं चला लेती? अरे वाह। सच, मैं तो बड़ी होकर यही करूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और मुझे याद आ गया, मेरी माँ, मेरी माँ तुझे सब है पता, मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी से। मैं ये कहता नहीं,
पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है अरुणा कपूर जी। अरुणा जी, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुणा जी, आपने विदेशों में भी थिएटर किया, इवन आपने डॉक्टर्स से भी एक्टिंग कराई, आप ऑथर्स गिल्ड की आप मेंबर हैं, आप फिल्म सेंसर बोर्ड मुंबई की आप मेंबर हैं, आप ऋचा लेखिकाओं की संस्था है उसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको संगीत अवार्ड से नवाजा गया, आपको पोएट और आर्टिस्ट के रूप में भी नवाजा गया, कला वांग्मय अवार्ड आपको मिला, आपको सद्भावना अवार्ड से नवाजा गया, कलाश्री अवार्ड आपको मिला, मित्र संघ अवार्ड आपको मिला ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा, मीडिया अवार्ड आपको मिला, चंद्रशेखर जी ने आपको नवाजा, टीवी मीडिया अवार्ड गिरिजा व्यास द्वारा आपको दिया गया, शुक्रताल अवार्ड स्वामी कल्याण देवी द्वारा दिया गया, चीफ मिनिस्टर सुंदरलाल पटवा और रणजीत तिवारी द्वारा भी आपको मीडिया अवार्ड दिया गया। बहुत लंबी लिस्ट है। जी हाँ। कैसा लगता है? मैं अगर लेना नाम शुरू करूं दोस्तों तो हमारा अगला घंटा भी इसमें निकल जाएगा। कैसा लगता है इतने सारे अचीव करके? अपने पर गर्व होता है, मुझे लगता है कि मैंने ये काम किया होगा तभी मुझे अवार्ड मिले। बहुत खूब, बहुत खूब। अरुणा जी, ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। गुजारिश करूंगी इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। जी, मैं उस पुरुष को अपना पिता मानती हूँ। क्या बात है। मेरे पिता ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया, फिर मेरी बड़ी बहन मंजू मैनी जो स्वयं टीवी और फिल्मों की कलाकार हैं, बहुत मानी हुई कलाकार हैं, जी, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। वो मुझे कहती रहती थी कि तुम ठीक है, अगर तुम लिखने पढ़ने की तरफ गई हो और तुम प्रोडक्शन में गई हो। मेरी प्रोडक्शन कोई दीदी के बिना नहीं होती। मेरी जीजा जी भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, राम मैनी, तो मंजू मैनी और राम मैनी। तो मतलब मेरे परिवार ने ज्यादातर इस चीज को उकसाया। हालांकि मेरे हस्बैंड को शुरू में ये बातें पसंद नहीं थी, वो कहते छोड़ दो तुम टीवी और रेडियो। मैं कहती थी नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। सांस में घुल गया है। हाँ बिल्कुल, ये मैं छोड़ ही नहीं सकती। मैं तो ये लिखना पढ़ना, मतलब यहाँ तक होता था कि क्या कालिदास हो जो इतनी बड़ी तुम रचनाएं कर रही हो। मैंने कहा कालिदास नहीं, अरुणा तो बनी सकते हैं। तो इस तरह से मतलब खट्टे मीठे अनुभवों के साथ मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ती चली गई। बात है, बहुत खूब। और मुझे लगता है हर स्त्री को ऐसा करना चाहिए। व्यवधान तो आते ही रहते हैं जिंदगी, और परिवार कभी आपको छोड़ता नहीं है। आपकी ड्यूटीज तो अथाह है। रात को सोते समय भी आपकी ड्यूटीज हैं, सुबह आँख खुलते ही आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। कितनी भी आप आधुनिका बन जाएं, कितना ऊंचे ओहदे पे चली जाएं, कितनी कहीं भी आधुनिकता ये थोड़े कहती है अपना परिवार छोड़ दो, है ना? नहीं, परिवार ना छोड़े, लेकिन उससे कोई कंसेशन नहीं मिलता औरत को। आदमी तो कैसा हटा भाई इन बच्चों को हटाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे ये काम करना है। जी, तो मतलब
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पिता आपके प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल, मेरे पिता और पति ने भी कहीं ना कहीं आपको रोक के आगे बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, मैं उनको ये श्रेय देती हूँ कि उन्होंने अगर मुझे रोका टोका ना होता तो मैं और भी ज्यादा आगे ना बढ़ती। बिल्कुल, मैं ये श्रेय उनको एक होता है ना इंसान के, रोकोगे मैं और करूंगी। हाँ, देना चाहती हूँ मैं ये तो गुजारिश करूंगी, अंतिम सहायता भी की उन्होंने मेरी, लेकिन ये शुरू में उनको ये रहा कि ये सब बेकार के काम है, इनको छोड़ो, तुम इधर देखो, घर गृहस्थी में देखो और भूल जाओ सारा। हम अंतिम दौर में है, एक रचना हमारे दोस्तों को और दे दीजिए। ये कविता मैंने अपाहिजों पर लिखी है। स्वागत है, स्वागत। मुझे अपाहिज न कहो बंधु, मुझे तुम्हारी दया नहीं अधिकार चाहिए, तुम सा सामान्य जीवन जीने का। बंधु, मुझे तुम्हारी दया नहीं अधिकार चाहिए, तुम सा सामान्य जीवन जीने का। मुझे तुम्हारी दया अथवा कृपा से फेंका गया कोई टुकड़ा नहीं, अपने बाहुबल से कमाया भोजन चाहिए। तन ढांकने का, अपनी छत के नीचे रहने का, वो समझ सुख जिसे कदाचित तुम केवल अपना अधिकार समझते हो। क्या बात। मैं चाहता हूँ अपने उद्यम से अर्जित किया वो सारा आकाश अपनी टुंडी बाहों में भर लूं, जो मुझे बहुत दूर से चढ़ाता है। क्या बात। मेरी बेचारगी पर मुस्कुराता है। वाह। चाहता है मेरा मन अपनी लुंजी नरम टांगों से कैलिपर के सहारे दौड़ता जाऊं सफल भविष्य की ओर। क्या बात है। और चढ़ता जाऊं उन्नति के ऊंचे पर्वत। खाली कटोरों सी मेरी आंखें अनुभव कर सकती हैं स्वाभिमान का स्पर्श। क्या बात है। देखने की तुम्हारी अनुभूति से कहीं अधिक मेरे नेत्र सुन भी सकते हैं हर छुअन को। वाह। मेरे मौन का उपहास न करो, मेरे गंभीर चुप में सैकड़ों दृढ़ संकल्प छिपे हैं। मेरे कान बहरे नहीं, बस अंतर्मुखी हो गए हैं। मैं अपंग नहीं, सपंग हूँ। मुझे गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला या अंधा अपाहिज नहीं। वाह। मेरे नाम से पुकारो, संबोधन के लिए मेरा भी एक नाम रखा गया है। क्या बात। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। क्या बात। लग जा गले से, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। अरुणा जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय दिया और आप हमारे पास चली आई। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं, अदा करूं, मुझे नहीं मालूम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और मुझे रूबरू कराया अपने श्रोताओं से। और दोस्तों, नरेंद्र कौर जी कहती हैं, माधुरी मैडम आपका सृजन स्पेशल सुना, बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत बढ़िया था, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। शुक्रिया नरेंद्र जी। गुरबीर मदान जी कहते हैं, आपके प्रोग्राम पेश करने का अपना ही अंदाज है। शुक्रिया गुरबीर जी। रेनू किट्टू कहती हैं, किया तुमने सृजन का सृजन, कलम उठाने का हुआ है मन, कागज कलम बने दर्पण। शुक्रिया रेनू जी। आसिफ कमाल जी कहते हैं, सृजन प्रोग्राम सुना, काफ़ी बेहतर प्रोग्राम था, आपको दिली मुबारकबाद। शुक्रिया आसिफ कमाल जी। संदीप कहते हैं, आपका हर प्रोग्राम सुनता हूँ पर कई बार मैसेज नहीं कर पाता। कोई बात नहीं संदीप जी, आप प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे आप कहते हैं, नॉट ओनली वॉइस beauty of expression by Aruna Kapoor ji, she is great, I know her well, I am regular to Doordarshan since 1983 and radio since a small kid। लगता है सृजन जल्दी खत्म हो गया, अगले सृजन का इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज मेक सृजन फॉर एटलीस्ट 2 hours। शुक्रिया संदीप जी।
नरेंद्र विरदी जी कहते हैं मैं बाहर हूँ, इसी वजह से मैं आपका प्रोग्राम नहीं सुन पा रहा हूँ। तो दोस्त लॉग ऑन कीजिए ना www.radiomanavrachna.org पर, आप सुन सकेंगे सृजन दुनिया के हर कोने में। और दोस्तों, क्या आपको भी पसंद आ रहा है सृजन? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। So, keep listening Radio Manavrachna 107.8 FM. Feel good, feel live.